ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर आप दो स्केलर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उनको सिंपली अरिथमेटिक के रूल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, इस तरह करके उनको सिंपली जो अरिथमेटिक्स के आपके मैथ्स के रूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई कर लेते हो। लेकिन जब आप वेक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें आपके पास क्या होता है कि किस तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और इसके साथ आप किसी स्केलर कह लें, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उससे आपके पास 2 एक स्केलर है और वो आप ए के साथ यानी कि ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का जो फैक्टर है वो क्या कर देगा, इसकी जितनी भी आपके पास लेंथ है इस वेक्टर की, इस वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है उसको डबल कर देगा। और इसी तरह अगर आप इसके साथ -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो माइनस का फैक्टर है वो इसकी डायरेक्शन को फ्लिप कर देगा और जो 2 का फैक्टर है वो क्या कर देगा, इस वेक्टर ए की लेंथ को इंक्रीज़ कर देगा। सो आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए है, उसको आप लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसका जो लेंथ है वो क्या होगी, डबल होगी, और जो नया वेक्टर आपके पास आ गया दैट इज़ 2a। उसके बाद अगर आप लोगों ने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हुआ कि जो वेक्टर ए है उसकी लेंथ डबल हो गई, लेकिन माइनस की वजह से क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन फ्लिप हो गई। तो ये जो आपके पास न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, मतलब 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके पास वेक्टर की लेंथ्स को यानी कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ये माइनस और प्लस का साइन है तो वो इसकी डायरेक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। से अगर यहाँ पे पॉजिटिव था डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव था, यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब जो नेक्स्ट केस है, अगर से मैं ये कहूँ कि मैं इसी वेक्टर ए को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, अब 1/2 भी हमारे पास एक स्केलर है। 1/2 का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो वेक्टर ए है ये हाफ हो जाएगा। 1/2 का जो फैक्टर है वो क्या कर देगा, इस वेक्टर की लेंथ को हाफ कर देगा। सो आपके पास जो नया वेक्टर आ गया दैट इज़ 1/2a। सो आप क्या करते हो, किसी भी स्केलर और को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें आपके पास ये चीज़ हो जाती है कि वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इफेक्ट कर रही होती है, और माइनस प्लस का अगर आप लोग फैक्टर साथ में ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन को इफेक्ट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है दैट इज़ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपके पास एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है। अब ये किस तरह होता है कि आपको किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि हम उस वेक्टर के ऊपर हैट लगा देते हैं तो हमारे पास वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ 1। से अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, और वो 20 मीटर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, आप डिस्टेंस को किसी वेक्टर के साथ, डिस्प्लेसमेंट को किसी वेक्टर के साथ अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये किसी भी एक जगह से दूसरी जगह का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 20 मीटर इन दिस डायरेक्शन, तो आप किसी भी यूनिट वेक्टर से उस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास यही वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ये जो आपके पास ए यूनिट वेक्टर है ये आपके पास ए की ही डायरेक्शन में है, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 मीटर है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो आप कह सकते हो कि ए यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विद द मैग्नीट्यूड 1, और आप इसको क्या करते हो, नाम क्या देते हो, आप इसको नाम दे देते हो यूनिट वेक्टर का। और अगर आप लोगों ने किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड और वो वेक्टर आपके पास गिवन है तो सिंपली आपके पास क्या होता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज़ इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि जो भी आपके पास वेक्टर गिवन है उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको उसकी वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी या उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अगर हम इसी वेक्टर को देख लें तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो 20 है वो आपके पास क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ए का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ ए डिवाइडेड बाय 20, यानी कि इससे आपका जो ए वेक्टर है इसको आप लोगों ने 20 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो एक जो वो पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, यूनिट है, तो आपके पास वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब आपके पास क्या है कि अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्पेस में जो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है
उसके उनके एक्सिस को देखें तो आपके पास जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। अब एक्स एक्सिस भी आपके पास क्या है, इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है इससे, तो उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन है। उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए आप आई यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। उसके लिए आपके पास जो वाई डायरेक्शन में एक वेक्टर जा रहा है उसकी डायरेक्शन को आप लोग देखने के लिए जे यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जी एक्सिस की डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर है जो जी एक्सिस की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है उसको आप के यूनिट वेक्टर कहते हैं। वैसे तो आप किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली किसी आर्बिट्रेरी ए के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सिस की तरफ जाने वाले यूनिट वेक्टर्स को स्पेसिफाई करते हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए दूसरे वेक्टर से आप आई, जे और के का नाम दे देते हैं। जब भी आपको पता चलेगा कि आपके पास आई यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो दैट्स मीन कि आपके पास कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। अगर आपके पास बात होगी कि कोई जे यूनिट वेक्टर है तो उसका आप लोगों को अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये वेक्टर आपके पास क्या है, वाई डायरेक्शन में है। सेम आपके पास जी की डायरेक्शन में भी के जो है वो यूनिट वेक्टर है जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। सो नेक्स्ट आपके पास है नल वेक्टर। नल वेक्टर आपके पास ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज़ीरो होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कोई आर्बिट्रेरी होती है। अब ऑब्वियसली ये आपके पास क्या है, एक इमेजिनरी वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़ीरो है और डायरेक्शन भी क्या है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, बेतरतीब, यानी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और ये वेक्टर आपके पास किस तरह ऑब्टेन होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसको आप उसी वेक्टर के नेगेटिव के साथ, यानी कि अगर आपके पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में, और उन दोनों को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कोई भी वेक्टर जो है वो हासिल नहीं होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस साइड पर जो भी चीज़ आती है उसको आप नल वेक्टर कहते हैं और उसको आप लोग इस तरह करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास दो वेक्टर्स हों, अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो उनको आप इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। से आपके पास एक वेक्टर ए है जो इस तरह करके, जितनी इसकी लेंथ है इस तरह करके ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में। इसी तरह आपके पास क्या है कि कोई बी वेक्टर है, वो भी इसी तरह करके इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ्स हैं वो क्या हैं, सेम है, और जो डायरेक्शंस हैं इन दोनों वेक्टर्स की वो भी क्या है, सेम है। सो आप यहाँ से कन्वीनियंटली लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर और ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। सो इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं उनको आप इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब भी आपके पास कोई भी वेक्टर होता है तो आप क्या कहते हैं कि वो आपके पास क्या होते हैं, दो वेक्टर्स को डिफरेंट को अगर आप ऐड अप करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। से अगर आपके पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर है और उसको आप उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको आप फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं अगर उसके दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान में एंगल क्या हो, 90 हो। ठीक है, आपके पास कोई वेक्टर है, उसको आपने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है और उन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान में अगर एंगल आपके पास 90 डिग्री का है तो इन दोनों कंपोनेंट्स को आप क्या कहेंगे कि वो इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर हम बात करें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो उससे आपके पास क्या है कि एक वेक्टर है, यहाँ पे ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अब एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में आपके पास एक वेक्टर है मौजूद यहाँ पे जिसको आप लोग ए वेक्टर कह रहे हैं। इस वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास ये है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी इस लेंथ के इक्वल है। अब आप लोग अगर देखो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑब्वियसली दोनों क्या हैं, सेम है, एक जितनी लेंथ है इनको हम इक्वल भी कह सकते हैं जैसे हम लोगों ने इक्वल कहा था। और इसको आप क्या कर दो कि ए वाई का नाम दे दो। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये वाई की डायरेक्शन में ना, ठीक है, इस तरह करके तो उसको हम लोगों ने ए वाई कह दिया है। अब ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास एक्स की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसको आप ए एक्स का नाम दे दो और आपका जो ये वेक्टर ए है ये आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब आप लोगों ने अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है इसको तो वो आप लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका एक वेक्टर है और या अगर आपकी ये दो ए एक्स और ए वाई जो है वो दो आपके वेक्टर्स हैं तो ये क्या है, ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, इस पूरे वेक्टर्स के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। इसको भी अगर आप ए वाई कह रहे हो तो आप इसको भी ए वाई कह सकते हो। यहाँ तक जो आपके पास लेंथ है इसको भी आप ऑब्वियसली ए वाई कहोगे। अब आप देखो कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। दैट्स वाई वी कॉल देम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड कैसे करते हैं,
आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास ये जो है वो एक ट्रायंगल की फॉर्म बन चुकी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। अगर इस रेक्टेंगल की बात करें हम तो साइन थीटा आपके पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, और जो आपके पास हाइपोटेनस है वो क्या है, ए है। तो यहाँ से आपके पास ए वाई किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास कंपोनेंट हो गया ए वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। अब आप लोग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कंपोनेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आप कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस आपकी क्या है, ए एक्स, हाइपोटेनस आपका क्या है, ए है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये आपके पास दूसरा जो है वो कंपोनेंट आ गया एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, दैट इज़ ए कॉस थीटा। तो अब आपके पास क्या है कि जो आपका ये ए वेक्टर है उसका वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ए साइन थीटा कंपोनेंट है आपका, और जो आपके पास एक्सिस की डायरेक्शन में है दैट इज़ ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। सो अगर आप लोगों ने किसी भी वेक्टर को लिखना है उसकी कम्पैक्ट फॉर्म में, उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो आप इस तरह लिखते हो। अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है और उसको आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हो, तो ए एक्स उसका कंपोनेंट जो कि क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस उसका दूसरा कंपोनेंट्स क्या है, वाई की डायरेक्शन में है, दैट इज़ ए वाई, और उसको आप जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हो तो आप इस तरह उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, और अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो आप उसको इस तरह करके लिख देंगे।